बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 10वीं क्लास की गणित की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। आज हम इस वीडियो में बहुपद के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित 2-4 प्रश्न भी करेंगे। देखो बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आता है चरपद। अब चरपद होता है जैसे ए बी सी ऐसे करते करते एक्स वाई और जेड तक ले लो, इन सभी को चरपद बोलेंगे। और एक होता है अचरपद। अचरपद में आएगा जैसे कोई संख्या ले लो, अचरपद में यहां मैंने ऐसे लिख दिया वास्तविक संख्या। अब वास्तविक का मतलब ये है कि चाहे संख्या बट्टे में आए, चाहे वो प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे दशमलव में आए, चाहे अंडरूट में आए, चाहे स्क्वायर में आए, कैसे भी आए बस संख्या आनी चाहिए। तो चरपद और अचरपद से मिलकर बनता है बहुपद। अब जैसे यहां पर मैं एक दो उदाहरण बताऊं आपको, मैंने यहां ऐसे लिख दिया कि x माइनस अंडरूट 2, तो ये बहुपद है। यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्योंकि इसमें भी देखो एक चर आ गया और साथ में संख्या आ गई, इसमें भी चर आ गया और साथ में संख्या भी आ गई। तो संख्या और चर एक जगह आ जाए तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब बहुपद के कुछ प्रकार है, यहां हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। अगर बहुपद के प्रकार में सबसे पहले देखें तो नाम आता है रेखिक बहुपद का। अब रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में जो चर आए वो अगर उसकी घात 1 आ जाए, कोई भी बहुपद आता है उसकी अगर चर की घात 1 आ जाती है तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। इसका अगर व्यापक रूप देखेंगे तो आएगा ax प्लस बी। अब यहां देखो a और b कोई संख्या है, a और b की जगह यहां कोई ना कोई संख्या भर सकते हैं हम। जैसे मान लो मैंने a की जगह 2 भर दिया और b की जगह भी 2 भर दिया, तो यहां हमारा समीकरण बन गया, बहुपद बन गया 2x प्लस 2। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे भर दूं कि a का मान तो 3 भर दिया और b का मान 0 भर दिया, तो इसमें अगर भरेंगे तो यहां आएगा 3x प्लस 0, और 3x प्लस 0 का मतलब क्या हो गया, वापस 3x ही हो गया। तो ये 3x है, ये भी देखो रेखिक बहुपद है। तो यहां एक बात का ध्यान रखना है, अगर इसका जो व्यापक रूप आया ना ax प्लस b, इसमें कभी भी 1 का मान 0 नहीं होता है। अगर 1 का मान आप 0 भरोगे तो इस चर को 0 से गुणा करोगे तो पूरा चर ही खत्म हो जाएगा, और पूरा चर खत्म हो जाएगा तो केवल संख्या ही बचेगी, और अकेली संख्या को रेखिक बहुपद नहीं बोल सकते। तो जो भी व्यापक रूप आ रहा है उसमें शुरुआत वाला जो a वाला पद है ये कभी भी 0 नहीं आएगा। a की जगह कोई ना कोई संख्या आएगी, b का मान 0 आ सकता है, b की जगह कोई संख्या भी आ सकती है और 0 भी आ सकता है। इसके बाद में बहुपद का दूसरा प्रकार है जिसका नाम आता है द्विघाती बहुपद। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है द्विघाती, यानी जिसमें चर की घात 2 आती है वो द्विघाती होता है। इसका अगर व्यापक रूप देखेंगे तो आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां देखो जो a है, b है और c है, इनकी जगह कोई ना कोई संख्या है। संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, बट्टे में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, अंडरूट में हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, कैसे भी आए बस संख्या आनी चाहिए। और एक कंडीशन ये भी है, शुरुआत वाला पद 0 नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत वाला पद a वाला मान 0 आ गया तो ये स्क्वायर वाला हट जाएगा, पूरा ही 0 बन जाएगा, और स्क्वायर वाला हट गया तो फिर तो ये तो रेखिक में चला जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखना, जिस भी बहुपद की बड़ी घात आए ना उसके साथ में कोई ना कोई संख्या आती है, उसकी जगह कभी भी 0 नहीं आता है। अब मान लो यहाँ पर मैं a की जगह 1 भर दूं, b की जगह 2 भर दूं और c की जगह 3 भर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये क्या आ गया, द्विघाती बहुपद का एक उदाहरण आ गया। अगर यहां हम c का मान 0 भरेंगे तो ये पद हट जाएगा, तो ये इतना बचेगा, तो भी इसको द्विघाती बोलेंगे। अगर c के साथ साथ में b का मान भी 0 भर देंगे तो ये भी हट जाएगा, तो भी इसको द्विघाती बोलेंगे। लेकिन जैसे आप a का मान 0 भरोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये द्विघाती नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। इसके बाद में त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद का नाम आते ही समझ में आ गया, जिसके 3 घात आती है चर में वो त्रिघाती बहुपद है। और इसका अगर व्यापक रूप देखेंगे तो ये आएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां से x क्यूब, x स्क्वायर और x ये तो है चर, और a b c और d ये चारों यहाँ कोई ना कोई संख्या है। आप जैसे संख्या भरोगे अपने आप ही त्रिघाती बहुपद आ जाएगा। संख्या abc का मान बदलोगे, abcd का मान बदलोगे तो नया बहुपद आ जाएगा, लेकिन रहेगा त्रिघाती। अब इसमें भी ये कंडीशन है कि 1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस पद का मान 0 नहीं आना चाहिए, बाकी इनमें से कोई सा भी 0 आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ज्यादा से ज्यादा 4 पद आ रहे हैं। अगर d का मान 0 करोगे तो पद 3 हो जाएंगे, अगर d के साथ में c का भी मान 0 कर दोगे तो पद 2 रह जाएंगे, और अगर आपने b c और d इन तीनों का मान 0 भर दिया तो भी एक पद तो बचेगा ना, ax क्यूब,
और एक की जगह मान लो कोई संख्या भरोगे तो यहाँ अपने आप ही त्रिघाती बहुपद आ जाएगा। कहने का मतलब त्रिघाती बहुपद की घात 3 है तो ज्यादा से ज्यादा पद 4 होंगे, ज्यादा से ज्यादा। पद 3 भी हो सकते हैं, पद 2 भी हो सकते हैं और पद 1 भी आ सकता है। द्विघाती बहुपद में घात 2 है तो पद ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, 3 आ सकते हैं, 1 2 3। अगर आपने सी का मान 0 पर दिया तो पद 2 रह जाएंगे, बी और सी दोनों का मान 0 पर दिया तो पद 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें बहुपद के बारे में पता चल गया है। बहुपद क्या होता है, चर और अचर से मिलकर बहुपद बनता है। हर बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। बहुपद में चर की घात 1 आए तो रेखिक बोलेंगे, घात 2 आती है तो द्विघाती बोलेंगे, घात 3 आएगी तो त्रिघाती बोलेंगे, 4 घात आएगी तो चतुर्घाती बोलेंगे। तो ये तो आगे जैसे जैसे घात बढ़ेगी वैसे इसका नाम बदल जाएगा। अब इसके बाद में आता है बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या होता है, देखो इसके लिए मैं एक उदाहरण लूंगा। यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया x + 2। ठीक है, यहां पर ये देखिए तो ये रेखिक बहुपद है। एक मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया x² - 4। ये देखिए तो द्विघाती बहुपद है, ये रेखिक है, ये द्विघाती है। अब इसका देखो शून्य क्या होता है, चर का कोई ऐसा मान, x का कोई ऐसा मान कि जिसको यहां रखते ही पूरा समीकरण, पूरा बहुपद 0 बन जाए। यानी चर का कोई ऐसा मान जिससे पूरे बहुपद को 0 बना दे, शून्य बना दे। तो शून्य बनाने वाले को शून्य बोलेंगे। जैसे मान लो यहां पर मैं x की जगह -2 भर दूं, मैंने ऐसे भर दिया कि x बराबर -2। तो यहां जैसे मैं -2 भरूंगा तो यहां -2 आ गया, ये +2 आ गया, लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर 0। तो इसकी जगह यहां देखो इस चर में जैसे x की जगह -2 भरा तो 2 भरते ही पूरा समीकरण, पूरा बहुपद 0 बन गया, शून्य बन गया। तो इसको बनाया किसने, शून्य बनाया किसने, x बराबर -2 ने बनाया। तो ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब मैं आपसे पूछूं बताओ x + 2 का शून्यक क्या आया है, तो आप बोलोगे x बराबर -2, ये इसका शून्यक है। इसी प्रकार इसका देखो शून्यक, यहाँ x की जगह कोई ऐसा मान भरे जिससे समीकरण पूरा 0 बन जाए, पूरा 0 बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख दूं एक बार x की जगह 2, मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया यहाँ पर 4, और फिर इसमें से 4 घट रहा है, देखो क्या आ गया, 0 आ गया। तो x² - 4 का शून्य की क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ +2 न भर के अगर मैं -2 और भर दूं, यहाँ पर मैंने -2 और भर दिया तो -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से 4 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर भी प्लस ही आता है। ठीक है, और 4 में से 4 घटाए तो क्या आया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस बहुपद के 2 शून्यक है। अगर घात 2 आए तो ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक आएंगे, 2, जो मैंने अभी भरे हैं। एक तो क्या भरा था मैंने, x बराबर +2, और एक भरा था मैंने x बराबर -2। इसके कितने शून्यक है, 2 शून्यक। तो यहां से ये बात भी समझ में आ रही है कि अगर कोई रेखिक बहुपद होता है तो उसमें 1 शून्यक होता है, अगर कोई द्विघाती होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक होते हैं। देखो शून्यक 2 भी हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, और कोई समीकरण ऐसा आता है जिसमें कोई शून्यक आता ही नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी तो मैंने छोटे छोटे पर्सन लिए, हर मैंने आइडिया लगाकर बता दिया कि यहाँ पर -2 भर लो तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर +2 भरोगे तो भी 0 आएगा, और -2 भरोगे तो भी 0 आएगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जिनको देखकर आप बता नहीं सकते कि यहाँ x का मान क्या भरे कि 0 आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 3x - 4। अब आप सोचोगे यहाँ क्या भरे कि पूरा 0 बन जाए। अगर आप 1 भरोगे तो 1 को 3 को गुणा करोगे, फिर 4 घटाओगे तो -1 आएगा। अगर आप 2 भरोगे तो 6 बन जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब यहाँ शून्य निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो शून्य निकालने के मैं तरीके बता रहा हूँ। शून्य निकालने के 2 तरीके हैं। शून्य निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है बीजगणितीय तरीका, ठीक है, एक तो क्या है, बीजगणितीय तरीका है। दूसरा तरीका है ग्राफीय तरीका। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि शून्य का अगर निकालना है तो शून्य निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है बीजगणितीय तरीका और एक है ग्राफीय तरीका। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं बीजगणितीय तरीका, कि बीजगणित के हिसाब से मतलब आप शून्य कैसे निकालोगे। तो इसके लिए यहां मैं 1-2 उदाहरण ले रहा हूं। अब देखो, अभी हमने बहुपद के बारे में देख लिया, बहुपद का शून्य क्या होता है ये भी देख लिया। भाई बहुपद को 0 बना दे वो शून्य कहलाएगा। अब शून्य निकालने के तरीके 2 है। एक तो बीजगणितीय तरीका है और एक ग्राफीय तरीका है। मैं पहले आपको बीजगणितीय तरीका बता रहा हूं। इसके लिए मैं 1-2 उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मान लो एक तो मैंने ये ले लिया कि x + 2, छोटा सा ही समीकरण है, यहाँ पर छोटा सा बहुपद है। एक ले लिया मैंने x² - 4। एक अभी मैंने लिया था यहाँ पर वो 3x - 4, एक वो ले रहा हूँ। ये 3 उदाहरण ले लिए मैंने, और इनका शून्य निकालेंगे हम बीजगणितीय तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी बहुपद का या बीजीय व्यंजक का अगर शून्य निकालना है तो आपको क्या करना है, उसको शून्य के बराबर रखना है। पहला काम तो ये करना है,
ठीक है, बीजगणितीय तरीके में क्या करना है, बहुपद का शून्य निकालना है तो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रखना है, शून्य के बराबर रख दिया। अब इसमें क्या करना है, चर को अकेला करना है और इसके साथ में जो भी संख्या इसका इधर पक्षांतर करना है। अब ये प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो देखो इसका शून्य निकल गया। ये तो छोटा सा प्रश्न था तो थोड़ा आसानी से निकल गया। अब थोड़ा प्रश्न बड़ा है हल्का सा, ये यहां पर आ गया दूसरा प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 4। तो इसका शून्य निकालना तो क्या करना है, इसको शून्य के बराबर रखना है। ठीक है, अब यहां अगर देखें तो ये x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब यहां आप देखोगे तो ये एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका उत्तर आता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो उसके हिसाब से अगर यहां लिखेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 और बराबर में क्या आ गया, 0। अब 0 आ रहा है तो एक बार इसको 0 के बराबर रख लो और एक बार इसको रख लो। पहले मैं इसको रख रहा हूं। अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से एक शून्य क्या निकल गया, माइनस का 2, क्योंकि प्लस वाला मान इधर माइनस में आ गया। अब इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। प्लस वाले की अगर प्लस नहीं भी लगाओगे तो भी ये प्लस का ही रहेगा। तो देखो अभी 2 का आता है तो 2 शून्य निकल गए। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हल करेंगे। यहां मैंने अभी पूछा था कि इसके आप शून्य बताओ तो नहीं बता पाए थे। अब यहां देखेंगे कैसे निकलेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां में क्या करना है, 3x को तो एक बार ऐसा कैसा रखना, माइनस के 4 को इधर भेजना है तो किसका बन गया, प्लस का। फिर x का मान निकालना, गुणा वाला 3 इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये आपका शून्य का आ गया x बराबर 4/3। यानी इस बहुपद में आप x की जगह अगर 4/3 भरोगे तो पूरा बहुपद 0 बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। ठीक है, तो शून्य निकाल लिया हमने। अभी जो हमने तरीका लगाया इसका नाम क्या है, बीजगणितीय तरीका। अब इन्हीं प्रश्नों में से हम 1-2 उदाहरण लेंगे और ग्राफीय विधि से शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे ग्राफीय विधि से कैसे निकलेंगे शून्य। ठीक है, तो उदाहरण हम इन्हीं में से ले लेंगे। जैसे एक उदाहरण ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन 2 को हल करेंगे, ग्राफीय विधि से शून्य निकालेंगे। चलो अब हम शुरू करेंगे, ग्राफीय विधि से शून्य निकालेंगे। जैसे मान लो पहले यही प्रश्न है, तो जब भी आपको ग्राफीय विधि से शून्य निकालना तो इस बहुपद को आपको y के बराबर लिखना है। ऐसे लिख दिया मैंने, y बराबर x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चर का मान x का मान अपनी मर्जी से बढ़ना है। आपको 2 बार मान बढ़ने हैं। जैसे मान लो एक बार मैंने x का मान अपनी मर्जी से 0 बढ़ दिया तो यहां आ गया y बराबर 0 प्लस 2। तो y का मान कितना आया, 2। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। और अभी हमने x का मान 0 भरा था तो उस टाइम पर y का मान कितना आया, 2 आया। अब एक मान अपनी मर्जी से और बढ़ लो, कोई सा भी मान बढ़ लो। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 1, तो x बराबर 1 रखने पर, और जब यहां 1 रखेंगे तो y का मान आएगा 1 प्लस 2, यानी y का मान आ गया 3। तो जब आपने x का मान 1 भरा तो y का मान कितना आया, 3 आ गया। आपको देखो रेखिक बहुपद है तो कम से कम इस चर के 2 मान बढ़ने हैं। ठीक है, और अगर ये चर रेखिक नहीं है, यहां द्विघाती त्रिघाती आए तो आपको 4-5 मान बढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी तो ये रेखिक है तो 2 मान बढ़ लिए। मान बढ़ना समझ में आ रहा है, एक चर का मान अपनी मर्जी से बढ़ना है। यहां कोई पाबंदी नहीं कि आप 0 ही भरो। प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस के 2, माइनस के 2, 0, प्लस का 3, माइनस का 3, बस ऐसे मान बढ़ लो। तो यहां मैंने मान बढ़ लिए। अब मान बढ़ने के बाद में इनको क्या करेंगे, हम ग्राफ में दर्शाएंगे। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ का पन्ना है और ग्राफ के पन्ने में आपको क्या करना है, इस तरह से 2 लाइनें खींचनी है। ठीक है, अब जो ये क्षैतिज आएगी ना, आडी लाइन आती है, इसको बोलते हैं हम अक्ष अक्ष रेखा। पहले ये भी थोड़ा पता होना चाहिए भाई, इसको क्या बोलेंगे, अक्ष अक्ष रेखा बोलते हैं। और जो बिल्कुल खड़ी आएगी इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष रेखा, इसको बोलेंगे वाई अक्ष रेखा। ठीक है, अब ये बताओ यहां जैसे मानो अक्ष के मान आपके पास प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3 आ रहे तो उनको तो इधर लिखना है। जैसे यहां मैंने प्लस का 1 लिख दिया, यहां प्लस 2, यहां प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, और भी आगे जरूरत पड़ेगी मान ले लेंगे। ये अक्ष वाले मान है, ध्यान रखना। अब इसके यहां क्रॉस के इधर आ रहे हैं, दाईं तरफ आ रहे हैं तो ये प्लस के है, और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। एक तरह से ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो प्लस में भी अनंत तक चलती है और माइनस में भी अनंत तक चलती है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या आगे तक बढ़ रही है। अब जरूरत के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहां अगर x का मान प्लस में आ रहा, वो इधर आ गया, माइनस वाला इधर आ गया, तो बीच में क्या बच गया, 0। हर बीच में कौन सी लाइन आ रही है, y अक्ष रेखा। इसका मतलब इस खड़ी लाइन के ऊपर x का मान क्या होता है, 0 होता है। इस सिद्ध में क्या होता है, x का मान 0 होता है।
अब जैसे x के मान प्लस के इधर आए थे वैसे y वाले मान इधर आएंगे प्लस में, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस के 4, और यहाँ ध्यान रखना x का मान 0 है। अब y के मान जो प्लस के वो ऊपर चले गए और माइनस के वो नीचे आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, और भी जरूरत पड़ेगी और ले लेंगे। y के मान प्लस के वो ऊपर चले गए, माइनस के वो नीचे आ गए, तो बीच में क्या आएगा, y का मान 0, और बीच में कौन सी रेखा आ गई, अक्ष रेखा। इसका मतलब इसके ऊपर यहाँ y का मान 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जहां दोनों रेखा क्रॉस करती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखो x का मान क्या है, प्लस का है, यहाँ x का मान माइनस का है, यहाँ y का मान प्लस का है और यहाँ y का मान माइनस का है। अगर हम ग्राफ वाले पन्ने को देखें तो ये दो लाइनें क्या करती है, पूरे पन्ने को 4 भागों में बांट देती है। इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश यानी पहला चौथा टुकड़ा, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय, और इसको बोलेंगे चतुर्थ। इसमें देखें तो देखो x का मान भी प्लस का है और y का मान भी प्लस का है। यहां देखें तो x का मान तो माइनस का है और y का मान प्लस का है। इसमें देखेंगे तो x का मान भी माइनस का और y का मान भी माइनस का, और यहाँ चौथे में देखें तो x का मान प्लस का और y का मान माइनस का। ठीक है, अब ये मान ना, अभी तो मैंने ग्राफ की जानकारी दी आपको थोड़ी सी, ये मान इसमें बनने हैं और बनने के बाद में हमें वो शून्य बताना। अभी हमने बीजगणितीय विधि से इसका शून्य -2 निकाला था, तो ग्राफीय विधि में -2 निकलना चाहिए। देखो पहले x का मान 0 बना तो y का कितना आया 2। अब x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 इस लाइन के ऊपर है, लेकिन इसके जस्ट साथ में y का मान 2 है प्लस का, तो ये रहा प्लस का 2। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बिंदु ये मिल गया, हमें एक बिंदु मिल गया। इसके बाद में x का मान 1, अब वो भी प्लस का है, तो x का मान देखो ये रहा प्लस का 1, और साथ में y का मान क्या है 3, y का मान 3 है ना, तो ये y का मान 3 रहा, ये x का मान। अब दो बिंदु एक साथ आ गए तो कैसे मिलाएं, तो एक लाइन इधर ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और जहां पर दोनों बिंदु मिल रहे हैं वहां पर एक डॉट लगा देंगे। अब एक सीधी लाइन को बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, दो बिंदु हमें मिल गए। दोनों बिंदुओं को अगर हम ऐसे मिलाएंगे ना सीध में इस तरह से, और इसको ऐसे अगर निकालेंगे आगे, तो ये लाइन इस तरह से निकल जाएगी। हो सकता है लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं। अब यहाँ देखो जो ये लाइन गुजरी है ये अक्ष रेखा को कहां पर क्रॉस कर रही है, जहां क्रॉस कर रही है बस उसी को पकड़ो, इस जगह क्रॉस कर रही है, और यहां क्रॉस कर रही है, तो यहां पर अक्ष का मान क्या है -2। अक्ष का मान क्या है -2। देखो इसका शून्य का आ गया -2, यानी जो सीधी लाइन जा रही है वो अक्ष रेखा को कहां पर काट रही है, जहां पर काटे वही उसका शून्य का है, तो ये निकल गया ग्राफीय विधि से निकल गया -2। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से करो या बीजगणितीय विधि से करो, शून्य तो वो सेम ही आने वाला है। अब इसके बाद में अब ग्राफीय विधि से ये प्रश्न करेंगे, ग्राफीय विधि से करके देखेंगे इसके दो शून्य आएंगे या नहीं आएंगे। अब इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ग्राफीय विधि से हल करना तो आपको y के बराबर लिखना, y बराबर x स्क्वायर -4। अब यहाँ देखो इसमें चर की घात 2 है, यानी आपको मान 4, 5 मान बढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब एक ही घात होती है तो 2 ही मान बढ़ने हैं, क्योंकि 2 मानों से एक सीधी रेखा बन जाएगी, 2 बिंदु आएंगे उनसे सरल रेखा बन जाएगी, जबकि यहाँ पर सीधी रेखा नहीं आएगी, रेखा घुमावदार आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या, मान भरने 4, 5 अपनी मर्जी से भरो। जैसे मान लो एक बार मैंने भर दिया x की जगह 0, ज्यादातर एक बार 0 भर दिया करूं। अगर मैं यहाँ x का मान 0 भरूंगा तो बताओ y का मान क्या आया, -4 आया, क्योंकि यहाँ 0 भरते ये तो पूरा खत्म हो गया, बच गया क्या -4। तो भाई यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ उसी प्रकार, यहां मैंने x का मान 0 भरा, ठीक है, तो y का मान उस टाइम पर आया -4। अब एक बार मैं मान भर दूं, यहां पर इसमें 2 भर दूं, यहां x की जगह जैसे 2 भरूंगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो y का मान क्या आ गया 0। अब मैंने x का मान जैसे 2 भरा तो उस टाइम पर y का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब एक बार मैं x का मान -2 भर दूं, x का मान -2 रख दूं, तो जब इसमें -2 भरूंगा तो यहां आएगा -2 का स्क्वायर और -4। -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर प्लस का 4 आएगा, और प्लस के 4 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब अपनी मर्जी से और भी कोई संख्या भर सकते हो। 1 भर दिया मान लो मैंने यहां पर, अब की बार क्या भर दिया 1, x की जगह 1 भर दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे,
1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 में से आप 4 घटाओगे तो y का मान आ गया -3। जैसे ही आपने x का मान यहाँ पर 1 भरा था तो उस टाइम पर y का मान क्या आ गया, -3 आ गया। 4 मान भर लिए, बहुत, एक और भर ले, चलो यहाँ पर मैं और भर दूँ, -1 भर दूँ, -1 का स्क्वायर और फिर -4 है। तो जैसे मैंने यहाँ पर -1 भरा तो आने वाला तो 1 ही है। जैसे मैंने यहाँ x का मान -1 भरा तो -1 का स्क्वायर करेंगे वो प्लस का 1 आएगा, और प्लस के 1 में से 4 कम करेंगे तो -3 आएंगे। तो यहाँ मैंने क्या भर दिया, मान x का मान अभी -1 भरा था तो उस टाइम पर y का मान -3 आया था। तो 4-5 मान भर दिए। अब इनसे ग्राफ बनाकर देखेंगे, वो 2 शून्य निकालेंगे जो अभी हमने बीजगणितीय विधि से निकाले थे। एक तो क्या आया था, वो +2, और एक क्या आया था, -2। सबसे पहले हम ग्राफ की कॉपी में इस तरह से 2 लाइनें खींचेंगे, एक लाइन इस तरह से आएगी और एक इस तरह से आएगी। ये कौन सी रेखा है, अक्ष रेखा है। अक्ष के जो प्लस वाले मान वो इधर आएंगे, जैसे +1, +2, +3, +4। इसमें तो 3 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, 4 तक है, 4 तक ले लेंगे। यहाँ y का मान प्लस में आएगा, +1, +2, +3 और +4। इधर x का मान माइनस का है, -1, -2, -3 और -4। यहाँ y का मान -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ये अक्ष रेखा है तो इस पर y का मान 0, इस y अक्ष रेखा पर x का मान 0। इसको लिखने में ऐसे लिख दिया, ये x है तो ये x डेश हो गया, ये y है तो ये y डेश हो गया। अब यहाँ चलो ये मान भरते हैं। पहले ये बोला है कि x का मान 0, अब x का मान 0 खड़ी लाइन पर आएगा, लेकिन साथ में y का मान -4 है तो इसमें -4 ढूंढो, ये रहा। तो पहला बिंदु हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में x का मान 2, वो भी प्लस का, तो ये रहा x का मान +2, और साथ में y का मान 0, तो y का मान तो 0 इसी लाइन के ऊपर रहता है, तो ये बिंदु आ गया। अब है x का मान -2 और y का मान 0, तो x का मान तो -2 ये रहा, और y का मान 0 इसी लाइन के ऊपर होता है, तो यहाँ ये बिंदु आ गया। x का मान +1, x का मान देखो ये रहा +1, साथ में y का मान -3, तो y का मान -3। एक बिंदु ये आ रहा है, एक ही आ रहा, तो इनको इस तरह से मिलाना पड़ेगा, इस तरह से मिलाएंगे तो लगभग बिंदु यहाँ आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब बोला x का मान -1, तो x का मान -1 ये रहा। इसी के साथ में इसके देखो क्या है, y का मान -3, y का मान -3 ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर आएंगे बिंदु। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए लाइनें खींचो, तो यहाँ ये लाइन देखो इस तरह से आएगी। ये लाइन अब की बार इस तरह से घूम के गई है, इसको बोलते हैं परवलय। सीधी लाइन आती है तो उसको सरल रेखा बोल देंगे, लेकिन घुमावदार आती है तो उसको परवलय बोलते हैं। अब आपको ये देखना पर ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि जो ये लाइन क्रॉस कर रही है अक्ष रेखा को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है, तो एक तो कर रही है +2 पर, तो देखो ये शून्य निकल गया। एक कहाँ कर रही है, -2 पर, तो एक शून्य ये निकल गया। तो ग्राफ में अगर आपको कोई मान लो डायरेक्ट ही ग्राफ दे दे और आपको इस तरह से कोई लाइन खींच के दे दे, बोल दे इसमें कितने शून्य है, तो आपको ये देखना है कि वो लाइन अक्ष रेखा को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है, जहां जहां टच करती है उतने शून्य है। तो आगे इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, एक तो उदाहरण नंबर पहला है और प्रश्नावली 2.1 के 6 प्रश्न इसी से संबंधित है। तो पहले मैं उनकी आकृतियां बना रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। अब यहाँ देखो उदाहरण नंबर पहले में 6 प्रश्न दे रखे हैं और इसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इतना ही पूछा कि इसमें शून्य कितने हैं। तो यहाँ देखो प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, इन सभी ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति में y बराबर px। जब भी ग्राफ विधि में बताना पड़ता है तो मैंने अभी ये बात पहले बता दी कि y के बराबर लिखना है और y बराबर px है, और px का मतलब यहाँ कोई बहुपद है, रेखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, कोई ना कोई बहुपद है। और ये बोला है कि px एक बहुपद है, वो ये इसका ग्राफ दे रखा है और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताओ। तो अब ये काम बड़ा आसान है। यहाँ अगर हमें शून्य बताना है तो मैं अभी ये मैंने बात बताई थी आपको कि अक्ष रेखा को क्रॉस कर रही है, एक बार क्रॉस करे तो एक शून्य, 2 बार क्रॉस करे 2 शून्य, 3 बार करे तो 3 शून्य। तो यहाँ कितने शून्य है, तो यहाँ शून्य है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही बार क्रॉस कर रही है। इसमें अगर देखोगे तो ये लाइन घूमकर इस तरह से जा रही है, 2 जगह क्रॉस कर रही है, तो इसमें आएंगे शून्य बराबर 2। इसमें देखेंगे तो देखो ये 3 जगह क्रॉस कर रही है, 1 2 3, अक्ष रेखा को 3 जगह क्रॉस कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, वो आ गई 3।
यहाँ देखोगे तो ये लाइन देखो ऐसे जा रही है, तो अक्ष रेखा को तो एक बार क्रॉस कर रही है और एक बार करे तो इसमें शून्य कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी अब की बार, यहाँ ये परवलय भी दे रखी है लेकिन ये अंदर से निकल कर नहीं आई है, केवल एक ही बार टच कर रही है, तो एक बार टच कर रही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ शून्य की 1 ही है, तो यहाँ शून्य है 1। अगर ये थोड़ी सी अंदर से गुजरती ना ऐसे निकलती तो शून्य 2 हो जाते, लेकिन अभी तो 1 ही है। इसमें देखोगे तो ये देखो 1 2 3 और 4 जगह टच कर रही है, तो यहाँ शून्य निकल गए 4। तो इनमें शून्य बताना बड़ा आसान है। अब प्रश्नावली 2.1 में भी ऐसे ही प्रश्न है तो उनको हल करेंगे। अब यहाँ देखो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, इसमें भी वही बात पूछी कि इसमें कितने शून्य का, ये ग्राफ दे रखे 6। अब यहाँ देखेंगे तो कोई शून्य नहीं है, क्योंकि ये लाइन अगर अक्ष रेखा को क्रॉस करती है, आडी लाइन को क्रॉस करती तो ही शून्य निकलता, तो अभी इसमें शून्य कोई शून्य नहीं है, 0 है। इसमें अगर शून्य देखेंगे तो ये केवल एक ही जगह क्रॉस कर रही है, तो इसमें शून्य 1 है। इस ग्राफ में देखेंगे तो देखो ये अक्ष रेखा को 3 जगह टच कर रही है, 1 2 3, तो इसमें शून्य आएंगे 3। यहाँ पर देखो जो यू की तरह आकृति बनी हुई ना, ये 2 ही जगह टच कर रही है अक्ष रेखा को, तो इसमें शून्य आ गए 2, इसमें शून्य आएंगे 1 2 3 और 4, इसमें शून्य 4 है। यहाँ देखो इसमें देखेंगे एक शून्य ये रहा, एक ये टच कर दी, एक शून्य ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें टोटल शून्य है 3। तो आज के इस वीडियो में हमने देखो बहुपद के बारे में जान लिया, बहुपद कितने प्रकार के ये देख लिया, बहुपद के शून्य निकालने के 2 तरीके देख लिए, बीजगणितीय तरीका और ग्राफीय तरीका, और इसके बाद में मैंने उदाहरण नंबर पहला और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न मैंने बता दिए। आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 और उससे पहले के उदाहरण नंबर 2 और 3 इसको हल करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुपदों का शून्य और गुणांकों में संबंध के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।